नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं अभी भी इस वापस नहीं लौटा हूँ स्टूडियो, मैं अभी मुंबई में हूँ। शशि थरूर साहब की इधर चर्चा बहुत चल रही है और शशि थरूर साहब की बात करना इसलिए आवश्यक है कि अ, देश के कुछ विरले लोग ऐसे हैं जो पढ़े-लिखे हैं, जिनका एक विज़न अ, लार्जर विज़न है और वो जब कुछ कहते हैं या उनको लेके कुछ बात चल रहा है, तो आप उसको ये रिमार्क नहीं कर सकते हैं कि वो कोई कोई ऐसे ही रिमार्क हो गया ऑफ द कफ। शशि थरूर अगर कुछ भी कह रहे हैं तो नाप-तौल करके कह रहे हैं। उसका उसकी बात का वज़न है और इट्स इट्स मतलब वो वेल थॉट बात ही निकल रही है। शशि थरूर साहब एक नई चीज़ें आ रही हैं और उसमें बार-बार उनके हवाले से ये बात हो रही है कि भई वो अपना कांग्रेस में रोल चाहते हैं कि उनका रोल डिफाइन हो जाए कि कांग्रेस में क्या है। ये थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बहुत से लोग जो नौकरी करके आते हैं, उनको एक आदत रहती है कि रोल डिफाइन हो जाए, कि सुबह साढ़े 9 बजे आओ, अटेंडेंस लगाओ, फिर ये करो, फिर शीट भरो, फिर शाम को जाके रिपोर्ट करो। मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स स्लाइटली डिफरेंट देन दिस। ये कोई ऑफिस जॉब नहीं है। ये 24 घंटे, 6 सातों दिन, महीने के 30-31 दिन जो हैं सब 365 दिन का फुल टाइम आपको पॉलिटिशियन होना पड़ता है। जो मतलब मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ, मैंने जिन पॉलिटिशियंस को देखा है, जिनके अगल वो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स करते हैं। अगर आप इस समय को भी देख लीजिए और अगर किसी का भी कोई रोल मॉडल हो, उसकी पॉलिटिक्स की विचारधारा अलग बात है। लेकिन मोदी जी फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। वो एक हम लोगों को उनसे जो शिकायत सबसे बड़ी है कि फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं, वो फुल टाइम चुनाव लड़ते रहते हैं। सिर्फ चुनाव की तैयारी, सिर्फ चुनाव की तैयारी, चुनाव के अलावा कुछ नहीं। राहुल गांधी पॉलिटिक्स करते रहते हैं फुल टाइम। अब वो कभी-कभी लोगों को शिकायत ये है कि साहब वो चुनाव की ही पॉलिटिक्स में सबसे कम ध्यान देते हैं, बाकी पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान करते हैं। लेकिन शशि थरूर साहब ऐसे नहीं हैं। शशि थरूर साहब को जीवन के जो एस्थेटिक है उससे भी हैं। शशि थरूर साहब एन्जॉय करते हैं, वो एक वो अपनी अपने टोस्ट मतलब अगर कुछ वो पी रहे हैं द्रव्य तो उसको एन्जॉय करते हैं। अगर वो कोई जो और जिसको लेके बहुत काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पे चलता रहता है कि वो उनकी कुछ महिला मित्र हैं, उनको एन्जॉय करते हैं, उनके साथ उनकी बहुत हँसते खिलखिलाते फ़ोटो आती है। अ, वो आईपीएल एन्जॉय करते हैं। वो ये सारी चीज़ें एन्जॉय करते हैं जो जिसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइडियली दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भारत की जो पॉलिटिक्स है उसमें हम लोग 24 घंटे के पॉलिटिशियन का एक रोल डिफाइन करते हैं। अब शशि थरूर जी को जब आप बात करते हैं या उनको देखते हैं तो मुझे उनमें 3 रोल हरदम नज़र आते हैं। शशि थरूर पॉलिटिशियन, शशि थरूर राइटर और शशि थरूर डिप्लोमेट। और डिप्लोमेट जब मैं कह रहा हूँ तो उनके वो नौकरी वाले पक्ष को वो अपने आप में ही उसमें हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो लंदन में पैदा होता है, जो जैसा कहता है कि उसने स्वेच्छा से भारत का पासपोर्ट बनवाया। ही हैड द ऑप्शन ऑफ हैविंग अ ब्रिटिश पासपोर्ट पर उन्होंने कहा नहीं मैं भारत का पासपोर्ट एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिता, जिसके चाचा, जिसके बेटे कहीं न कहीं पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग। इनके चाचा मतलब ये एक कुछ लोगों को पता होना चाहिए। रीडर्स डाइजेस्ट के भारत में संस्थापक जो हैं, जिन्होंने शुरू की, जिन्होंने वो रखा, वो इनके चाचा हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इनका पत्रकारिता से कहीं न कहीं बहुत गहरा ताल्लुक रहा है और अब ये इस मार्च 2025 में ये 69 वर्ष के हो जाएँगे, 69 तो कोई यंग नहीं है, मतलब उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि जहाँ पे अब लास्ट लैग पे हैं एक तरह से। करियर डिप्लोमेट रहे, 1978 में इन्होंने यूएन जॉइन कर लिया था और 2007 में यूएन छोड़ा, करीब 29 साल यूनाइटेड नेशन में रहे। बढ़िया करियर रहा और छोड़ने से पहले 2006 में वो अ, सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन लड़े और साउथ कोरिया के बान की मून से वो इलेक्शन हार गए थे सेक्रेटरी जनरल का, मतलब यूएन के नंबर 1 का और फिर उन्होंने एक निर्णय लिया और 2007 में उन्होंने यूएन छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया। 2-3 साल उन्होंने ये गुज़ारे कि क्या करें, किताब वो लिखते ही रहते हैं, ये उनकी एक बड़ी वो है। किताब के मुतालिक मैं कह दूँ कि भई 2 चीज़ें हैं, वो एक डिस्क्लेमर ज़रूरी है। मेरी किताब जो हे राम टू जय श्री राम है, उसका फ़ॉरवर्ड शशि जी ने लिखा था। तो आप अगर उनकी बौद्धिक उससे करिए तो आपको बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। उनकी फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन दोनों लिखते हैं। ये
ये कम हुनर होता है कम लोगों में जो उतने ही कमाल के साथ फिक्शन लिखे, नॉन फिक्शन लिखे। उन्होंने फिर जब पॉलिटिक्स जॉइन की तो उनका एक विचारधारा का ये था कि उस समय भी ये कहा गया केरल में उनके पास ऑप्शन था कि वो लेफ्ट वहाँ एलडीएफ क्योंकि वहाँ लेफ्ट बहुत स्ट्रांग है केरल में, लेफ्ट जॉइन करें, कोई कम्युनिस्ट पार्टी जॉइन करें, कि वो बीजेपी जॉइन करें, कि वो कांग्रेस जॉइन करें। और ये मुझे लगता है कि यहीं से एक विरोधाभास शुरू होता है शशि थरूर जी की पर्सनैलिटी का। लेफ्ट से लेके जो राइट, एक्सट्रीम राइट तक के अगर आपके विचार कहीं पे भी फिट हो सकते हैं, आप कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, तो थोड़ा मुझे लगता है कि नहीं, तब वो स्थिरता या जिस ढंग से हम आपको आप बौद्धिक रूप से बहुत विकसित हैं, लेकिन वैचारिक रूप से आपको कहीं न कहीं अपने को स्थिर करना है। आप एक्सट्रीम लेफ्ट से, आप एक्सट्रीम राइट के बीच में हरदम कहीं पे भी फिट हो सकते हैं। आज भी जब कंट्रोवर्सी ये चल रही है, तो ये भी आ रहा है एक तरफ कि नहीं, वो शायद लेफ्ट जॉइन करेंगे। हालाँकि मुझे नहीं लगता है क्योंकि केरल में अगर अगर जो शशि थरूर साहब की अपनी शिकायतें हैं कि उनको कोई रोल नहीं मिल रहा है, उनका रोल डिफाइन करिए, मैं क्या करूँ और मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ, इत्यादि, इत्यादि। तो उनको लेफ्ट में भी ये समस्या रहेगी। लेफ्ट में एक दूसरी तरह की वो है, उनके यहाँ हायरार्की चलती है, उनके यहाँ सीनियॉरिटी चलती है, उनके यहाँ विचारधारा चलती है उसमें। उसमें वो तो बहुत ही पीछे वो क्यू में रहेंगे, वो तो जी बीजेपी जैसी अभी स्थितियाँ हैं, पिछले 15-20 साल का रिकॉर्ड मैंने निकाला है, मैं आपसे उसको शेयर करूँगा। बीजेपी अभी कहीं केरल में सरकार बना ले, ये नहीं कहना चाहिए कि भई आज सरकार बना नहीं सकती है। लोक मतलब एक लोकतांत्रिक देश है। हमारी बीएसपी भी जाके वहाँ सरकार बना सकती है। समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, तृणमूल कोई भी सरकार बना सकता है, उसमें कहीं कोई लेकिन बीजेपी अगर आज की तारीख में कोई ये कहे कि बीजेपी केरल में जाके सरकार बना लेगी, तो वो मुझे ज़रा दूर की कौड़ी लगती है। तो अगर बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी तो इनको क्या कह रही है? बीजेपी यही कह भई ये बार-बार इनका कहना ये है कि उन 2026 में होने वाले इलेक्शन में आप अपना नेता निश्चित कर दीजिए और नेता निश्चित मतलब मुझे कर दीजिए कि यही उनके चीफ मिनिस्टर फेस है। अब अगर बीजेपी जैसा कुछ लोगों का है और मतलब इनकी तरफ से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे हैं दूसरे लोगों से कि ही विल नॉट लीव द पार्टी वो कांग्रेस के इनसे नहीं आ रहा है। तो अगर बीजेपी इनको क्या कहेगी? बीजेपी तो इनको जिसको अगर साफ शब्दों में कहें क्योंकि वहां पे जब जब मोदी जी वोटर को उल्लू बना सकते हैं, वोटर से झूठ बोल सकते हैं, तो शशि थरूर किस खेत की मूली? उद्धव ठाकरे से झूठ बोल दिया, तो आपको भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर क्या सर्वे सर्वा बना देंगे, एक ही मंत्री रखेंगे। अगर बीजेपी को इस तरह से देना हो तो बुला के इनको समझाया जाएगा कि हम कोई कैबिनेट ही नहीं बनाएंगे। आप अकेले चीफ मिनिस्टर, सारे मंत्री आप और अकेले आपको हम बना देंगे, आपको राजा टाइप बना देंगे। इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि बीजेपी आज वहां 69 साल की उम्र में अगर 25 साल बाद की सोच रहे हैं तो वो एक अलग इशू है। लेकिन अगले 10-15 साल में तो मुझे बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी बनने को तो कहीं पे भी। अब जब इन्होंने 2009 में मैं इसलिए इस बातों को करता चल रहा हूँ कि जरा समझिए उनकी मनःस्थिति क्या है। 2009 में जब उन्होंने लिया तो बहुत सोच विचार कर ये ऑफर लिया था और उस समय ये कहा गया था कि शशि थरूर साहब की सोच सबसे पास कांग्रेस के है। ये नहीं कहा गया था सबसे दूर कहाँ है, लेकिन सबसे पास कांग्रेस के है। हालांकि मैं उनकी क्रेडिट में एक और चीज बता दूं, ये डेमोक्रेटिक आदमी है, इलेक्शन लड़ते हैं, अपनी बात को रखते हैं और उसमें जीत हार एक अलग बात है। और इसी कड़ी में वो सेंट स्टीफेंस दिल्ली के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो अब उन्होंने सेक्रेटरी जनरल उनको लगा और उन्होंने कोई ऐसा नहीं सेक्रेटरी जनरल का अच्छा इलेक्शन लड़ा था यूएन का, हार गए, ठीक है। तिरुवनंतपुरम से वो 4 बार 2009 में जब उन्होंने किया तो उनको कांग्रेस का टिकट मिला, तुरंत वो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीत गए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे शशि थरूर साहब अभी फिर स्टेटमेंट दिए हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी जो है वो कांग्रेस से ज्यादा है और मुझे जो वोट मिलते हैं वो कांग्रेस के अलावा भी वोट मिलते हैं, मुझे कुछ मतलब वो ये किसी भी नेता के साथ होता है। थरूर साहब ये मोदी जी क्या है कि वो किसी को भी खड़ा कर दें, कांग्रेस या ऑपोजिशन के जो लोग लड़ते हैं वहां पे कैंडिडेट का भी एक असर होता है और केवल वो पार्टी की वोट से जीतता है। 99 में से हो सकता है 2-4-5 लोग इस तरह से जीते हों, लेकिन 90% से ज्यादा जो लोग जीतते हैं वो पार्टी और प्लस उनका अपना प्रभाव होता है। तो ये आपका ये कहना कि मेरे वोट ज्यादा हैं, आपके
अरे वो हर एक के पास वोट है भाई, जो भी लोकसभा का इलेक्शन जीत के आ रहा है उसके पास वोट है। लेकिन मैं जरा याद दिला दूं आपके वोट, जब आप 2009 में आए थे, जब कांग्रेस 2004 से 2009 की सरकार चला ली थी और अपने काम पे अगले बार वोट मांग रही थी मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर सामने करके, तब आपको 44.46% वोट मिले थे, जो अभी तक के सबसे ज्यादा वोट है। मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूं, मैं 44.46%। आपके अगले इलेक्शन में वोट 2014 में जब मोदी जी की वेव आई थी, तब आप 34.10 पे आ गए थे। 10% का आपका ड्रॉप हुआ था। आपने फिर रीगेन किया, आप 2019 में आपके पास 41.19% वोट आए, लेकिन इस बार आप फिर 37.19% वोट पे आ गए थे और अब आपकी जीत हजारों में रह गई। एक चीज और याद रखना होगा, वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के चरित्र पे आऊं उससे पहले एक ग्राउंड रियलिटी बता दूं कि जो आप एक विक्टिम कार्ड है कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ यूज नहीं किया जा रहा है, आप प्रोफेशनल कांग्रेस आपने बनाई, आपने आपका कितना कनेक्ट है कितना नहीं है मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, उसमें क्या कांग्रेस ने आपको रोका? अब आप, आपका स्टेटमेंट है कि आप कहते हैं कि अब यूथ कांग्रेस ही मुझे दे दी, आप चमका देंगे। 69 वर्ष के व्यक्ति को क्या यूथ कांग्रेस का इंचार्ज बनाना चाहिए? ये आप अपने ही दोस्त मित्रों से पूछ लीजिए। लेकिन आपकी अहमियत कांग्रेस ने आपको क्या दी वो मैं बता दूं। आप 2009 में इलेक्शन जीत के आए, फर्स्ट टाइम एमपी, और आपको तुरंत मंत्री बना दिया गया, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। आपने आईपीएल का जब झंझट हुआ, आपके ऊपर चार्जेस लगे ईडी वाला, तो आपने इस्तीफा दिया, लेकिन फिर री इंडक्ट किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आपको। 2014 में कांग्रेस की बहुत कम सीटें थी, आप जब आए तो आपको क्या बनाया गया? चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स। बहुत कम, लेकिन उसमें से दो शायद जो कांग्रेस को मिली थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। 2019 में आप फिर आए और फिर आपको चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन एंड आईटी बनाया गया। कांग्रेस और क्या करेगी भाई उसके? 2024 में फिर स्टैंड जो कंसल्टेटिव कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की, कांग्रेस के पास 3 स्टैंडिंग कमेटी को चेयरमैन करने का आया, आपको फिर से एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया। आप और क्या चाहते हैं? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप जब बार बार कह रहे हैं कि मेरा रोल, भाई यही सब तो रोल होते हैं, और पार्लियामेंट और क्या पॉलिटिशियन करता है? अब कांग्रेस के एक, मतलब मुझे एक अच्छी चीज आपकी ये भी लगती है कि आप अगर कहीं आपका कॉन्शियस कहता है कि इस तरह से, तो आप कहने में हिचकते नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने आपको झेला ना। आप G24 या वो जो भी था उस समय ग्रुप ऑफ, जिसमें गुलाम नबी आजाद और ये सारे लोग थे, तो झंडा तो आपने भी बुलंद किया था उस समय, आप भी उसमें कहे थे हाँ हाँ बिल्कुल ये सब गलत हो रहा है, कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। आप खड़गे जी के अगेंस्ट आपने इलेक्शन लड़ा, ठीक से, किसी ने आपको रोका, किसी ने आपको गाली दी, किसी ने, आपने उसके बाद आप CWC ICC सबके मेंबर भी बने, आपने बहुत अच्छा इलेक्शन लगा, 11% लोग आपको वोट दिए, अच्छी बात थी, डेमोक्रेसी की बात थी। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता दूं कि मेरे लिए आप हरदम रिस्पेक्टेबल रहेंगे एज एन राइटर। आई हैव वेरी हाई रिगार्ड एज एन राइटर फॉर यू। पर बीजेपी जो आपके साथ खेल कर रही है, वो थोड़ा समझने वाली बात। बीजेपी के पास इस समय कांग्रेस के 10 पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं उसकी झोली। क्या करती है बीजेपी? जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद की हालत क्या हो गई थी कि विधानसभा इलेक्शन के समय उन्होंने कहा था मेरी तबीयत खराब है, मैं इलेक्शन नहीं, मेरी पार्टी नहीं इलेक्शन लड़ेगी। बाद में फिर बीजेपी को समझ में आया कि इनकी पार्टी के लड़ने से थोड़ा इंडिया गठबंधन के वोट कटेंगे, तो फिर वो लड़ने चल दिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्या हुआ? मतलब एक नहीं तमाम उदाहरण है, कांग्रेस के एक्स चीफ मिनिस्टर को लाके बीजेपी उनको सिर्फ दिखा के और उसके बाद उनके करियर को खत्म करके वो छोड़ देती है। आप अगर दूसरे गुलाम नबी आजाद बनना चाहते हैं तो ये तो आपकी, आपको लगता है कि केरल में जाके आपको चीफ मिनिस्टरशिप, आप बीजेपी आपको चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर कर रही है ना, अध्यक्ष क्यों नहीं बना देती? आपको बीजेपी से आप कहिए, अगर बार्गेनिंग कर रहे हैं कि मुझे अध्यक्ष बना दो, तुम साउथ में आना चाहते हो, केरल में है, मुझे पार्टी का अध्यक्ष बना दो। आप, आपको वो ऐसी चीज का बना रहे हैं, चांद पे जब हमारी मंत्रालय बनेगा तो चांद का जो देश होगा ना उसके हम प्राइम मिनिस्टर आपको बना देंगे। कुछ इस तरह की बातें की जा रही है, केरल के चीफ मिनिस्टरशिप आपको ऑफर की जा रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे दुख होता है जब जब शशि थरूर जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को भी, एक ध्यान और रखिएगा, मैं जनरली इस बात को नहीं, लेकिन ये याद आपको रखना चाहिएगा शशि थरूर साहब, भारतीय परिवेश में जो
भारतीयों ने आपको बहुत मान-सम्मान दिया, कांग्रेस ने आपको मान-सम्मान दिया। आपकी पहली पत्नी के रहते हुए आपने उससे तलाक हुआ, आपके 2 बच्चे थे। आपकी दूसरी पत्नी भी आईं, फिर आपने उनसे भी तलाक आपकी तीसरी पत्नी सुनंदा जी आईं। आप अपनी तीसरी पत्नी के तीसरे पति थे। उनका लुट हुट म उनकी मृत्यु अजीब संदिग्ध अवस्था में हुई। आपको 4-6 महीने के अंदर क्लीन चिट मिल गई। तो आपको थोड़ा ये सब भी याद रखना चाहिए, उस पे मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो बहुत उचित नहीं रहेगा उस चीज़ पे कहना। मैं एक चीज़ और आपसे कहूँगा, आपका मोदी जी का जो प्रेम कभी-कभी आप दिखाते हैं ना, आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं जहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव चीज़ है। अ, मोदी जी के यहाँ कोई किसी की हिम्मत है कि वो एक बार भी कह दे कि राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप बोलते हैं, कोई मना नहीं करता है। ये भी फैक्ट है कि 2013 में मतलब ये लोगों को याद दिलाना की ज़रूरत है। सोशल मीडिया का कैसे यूज़ किया जाता है, आप सोशल मीडिया के सबसे बड़े स्टार थे इंडिया में। आप सबसे ज़्यादा आपको लोग फ़ॉलो करते थे। मोदी जी ने आके उस गेम को समझा और 2013 में आप ही ओवरटूक यू, बट उसके पहले आप ही थे। ये भी याद रखिएगा 2014 अक्टूबर में आपको कांग्रेस के आपकी शिकायतें हैं, लेकिन उस शिकायत के पीछे कारण भी जान लीजिए। आपको ड्रॉप किया गया था, स्पोक्सपर्सन से हटाया गया था, क्योंकि आप मोदी जी की तारीफ कर रहे थे लगातार। आज जब इतना कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो गई तो उसमें आप ये क्या तारीफ कर सकते हैं? आपने सरकार की खूब मदद की, मोदी जी ने आपको स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। मोदी जी जब वो जो पुरानी सरकार 2014 की थी ड्राफ्टिंग स्टे आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना था आपने किया था, ठीक है, वो मैं उसको नहीं, लेकिन आप 2019 में आपने क्या हुआ था? आपने कहा था कि आपको कांग्रेस का पीएम कैंडिडेट के रूप में होना चाहिए। ये आपके कुछ दोस्त लोगों ने चलाया था, लेकिन हुआ क्या? तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉल आपकी है। मेरे हिसाब से आपको केवल और केवल बीजेपी बेवकूफ बना रही है। आपको बीजेपी यूज़ एंड थ्रो करेगी और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं जाना है, अगर आप लेफ्ट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे ल क्यू बहुत लंबी है, आपको ज़रा अभी उस क्यू में पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस में रहेंगे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ आप कांग्रेस का फ़ायदा करेंगे, कांग्रेस आपका फ़ायदा करेगी, ये देखने वाली चीज़ है। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1-2 छोटे-छोटे चार्ट दे रहा हूँ। 2011 में विधानसभा इलेक्शंस में कांग एलडीएफ और यूडीएफ को मिला के 92% वोट मिले थे। एलडीएफ को 45%, यूडीएफ मतलब कांग्रेस, एलडीएफ मतलब कम्युनिस्ट 92%। 2016 में वोट घट के 82% हो गए थे इन दोनों के बीच, लेकिन 2021 में फिर 85% आ गए हैं। अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें 45% एलडीएफ को, जो 2021 का इलेक्शन अब 2026 में है, और कांग्रेस को 39 पर वो आए थे। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में बिल्कुल इसका रिवर्स होता है। 2009 में एलडीएफ को 42, कांग्रेस को 48%, 16 और 4 सीटें थी। 2014 में एलडीएफ और यूडीएफ मिला के 82 पर 9 में 90%, 2014 में 82% इन दोनों के पास। बीजेपी का कोई स्कोप नहीं। 2019 में 83% लोकसभा में। लेकिन 86% में एक वोट परसेंटेज, एक अजीब सा अद्भुत काम हुआ। एलडीएफ को 46% वोट मिले, सीट मिली 1 आउट ऑफ 20, लोकसभा की बात कर रहा हूं। कांग्रेस लेड यूडीएफ को 37% वोट मिले, सीट मिली 19। और 2024 में कांग्रेस को 45% वोट मिले हैं, ये याद रखिएगा। आप अगर एलडीएफ में भी जाने की सोच रहे हैं कम्युनिस्ट में, तो उनके 33% वोट रह गए, और आप पॉलिटिक्स लोकसभा की करते हैं। और कांग्रेस और मतलब यूडीएफ और एलडीएफ को मिलकर 79% वोट हैं। कांग्रेस को विद 45% वोट 18 सीटें मिली हैं। यूडीएफ को विद 33% वोट 1 सीट मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल आप बातें रेस करते रहिए, पार्टी फोरम में कहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर आप पावर पॉलिटिक्स में हैं, चुनावी राजनीति में हैं, तो कुछ जगह आपको थोड़ा मन मार के भी रहना पड़ता है। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।